हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हम लोग आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्लास्टिक मॉड्यूल से जुड़ी हुई एक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रमोटर शशिकांत सिंह साहब हैं। उनके साथ दे रहे हैं होल टाइम डायरेक्टर और फॉर्मर सिविल सर्विसेज ऑफिसर सुरेश कुमार सिंह साहब। हमारे साथ है कंपनी की सीएफओ प्रमोटर एंड होल टाइम डायरेक्टर सुचित्रा सिंह मैम। और उनके साथ है वरुण सिंह सर, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स। Leaders, thank you for your time and welcome to the show. थैंक यू सर। थैंक यू। So, शशिकांत सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। प्लीज समझाएं कि कंपनी का कारोबार क्या है और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। नमस्कार साहब, सभी लोगों को मेरा नमस्कार है पूरी टीम की तरफ से। कंपनी की जो शुरुआत हुई वो सन 2005 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ एज अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म, शीजी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और जो असल में कारोबार की शुरुआत हुई उस मार्च 2012 में हमने एक छोटा सा 450 मीटर का प्लॉट लेके ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट किया, दो मशीनों के साथ में। डेट फाइनेंसिंग से स्टार्टिंग हुई थी। बैंक से लोन लिया, 75 लाख का एक टर्म लोन था और 15 लाख की सीसी से दो मशीनों को लेके एक जॉब वर्क मॉडल पे हमने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन डाली और वहां से काम की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे 2 से 4 मशीनें हुई, 4 से 5 मशीनें हुई। 5 मशीनों के बाद में वो प्लांट की कैपेसिटी पूरी हो गई। फिर हमने एक दूसरा प्लांट लिया, यूनिट 2 के नाम है हमारी जो प्रोडक्ट है। उसमें वो भी 450 मीटर का ही था। बट फर्स्ट यूनिट में पैसे की कमी के कारण शेड से स्टार्ट किया था। दूसरी यूनिट में थोड़ा सा वो करके एक पक्का कंस्ट्रक्शन कराया फैक्ट्री की तरह। और उसमें 4 मशीनें और डाली, तो 5 मशीनें वहाँ पहली यूनिट में थी और 4 दूसरी यूनिट में थी। ऊपर फिर हमने धीरे धीरे मोबाइल फोन की असेंबली का काम स्टार्ट किया 2015 के आसपास में। उसी के बगल वाला प्लॉट फिर हमें अलॉट हुआ 2019 में, हमने उसको भी फंक्शनल किया। फिर वो जगह भी छोटी पड़ने लगी, काम बढ़ रहा था, सभी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही थी। तो इन तीनों के साथ साथ में एक 2000 मीटर का एक किराए पे साथ पास में ही फैक्ट्री लेके वहां पे स्टार्ट किया। तो 7-8 मशीनें वहां पे डाली। इस तरीके से अभी तक हम लोग जो जॉब वर्क के मॉडल से शुरुआत करके फिर धीरे धीरे कुछ कस्टमर्स को जोड़ते हुए ओईएम्स में आए, ओईएम बिजनेस में आए, B2B में ओईएम और ओडीएम के काम पे गया, वो किया। डेट फाइनेंसिंग को बढ़ाते बढ़ाते काफी हद तक हम लोगों ने ले गए। फिर एक ऑप्शंस देखे और ये कैपिटल मार्केट की तरफ, इक्विटी मार्केट की तरफ हमने रुख किया। और उसी का नतीजा ये हमारा ये छोटा सा आईपीओ आ रहा है आप लोगों के बीच। तो अब आगे का सफर जो है वो इस आईपीओ के प्रोसीड्स को यूज करके एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनानी है, और जिसमें 7 से 8 मशीनें जोड़ के इसी बिजनेस को और आगे और नेक्स्ट लेवल ले जाने की तैयारी है। करेक्ट। तो थोड़ा सा और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सर, आप या सुचित्रा मैम, अगर आप बता पाए कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स करंटली बनाती है, और अगर कुछ मार्की क्लाइंट्स के बारे में अगर बता पाए। सर, श्रीजी एंटरप्राइजेज एक एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है। तो हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हम इन हाउस, जैसे सर ने बताया कि हम डाउन द लाइन हम बैकवर्ड लिंकेज करते हुए हमने इन हाउस टूल रूम फैसिलिटी और पॉलीमर कंपाउंडिंग का भी वर्टिकल पे हम काम कर रहे हैं। तो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग इज आवर प्राइमरी product, you can say, or service, you can say. And then we have tool room and polymer compounding, and we do electronics assembly and electrical and electronic assembly also. So our product line is comprises of home appliances and plastic based uh, products for automotive industry and electrical industry, MCB components भी हम बनाते हैं। तो anything you think about plastic, we are capable of manufacturing it. We are capable of designing it and then scaling it to manufacturing.
So we are also OEM of reputed companies, and we provide them prototyping solution also for mold designing, and then we do mass production also for their plastic parts. करेक्ट। तो जैसे कि मैं देख रहा था आपके कुछ मार्केट क्लाइंट्स में सिम्फनी, नीलकमल, हेवेल्स, लक्सर वगैरह है जो कि काफी रेप्यूटेड है अपने अपने फील्ड में। मेरा अगला सवाल सुरेश कुमार सिंह सर आपसे है। जैसे कि आपका सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड रहा, राइट? तो सर उसके बाद अभी ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको क्या डिफरेंस दिखता है, और सर आप इस नए रोल को कैसे एंजॉय करते हैं? मैं 1985 बैच का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित डिप्टी कलेक्टर के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद यूपी सिविल सर्विस में मेरा सिलेक्शन हो गया, और इत्तेफाक की बात है कि 2006 में मेरी पोस्टिंग जनरल मैनेजर शुगर मिल में हुई। उसके बाद मेरा आईएएस में इंडक्शन हुआ 2005 में। फिर तमाम पदों पर काम करने के साथ ही साथ मेरी आखिरी पोस्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर शुगर फेडरेशन एंड शुगर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश में हुई। तो यूपी में मुझे करीब 22 शुगर मिलों के साथ काम करने का मौका मिला। तो यूं कह सकते हैं कि इंडस्ट्री से मेरा लगाव नौकरी के दरमियान ही हो गया। और बीइंग ए आर्ट साइड स्टूडेंट, मेरा इंटरेस्ट बहुत था इंडस्ट्री के काम में, मुझे बहुत आनंद आता था और मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर आफ्टर रिटायरमेंट न कहें बल्कि नौकरी के दौरान ही ये बात समझ में आई कि हो सकता है आगे चल करके अगर चांस मिले तो मैं किसी इंडस्ट्री लाइन में जाना चाहूँगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 2005 में 20 दिसंबर 2005 को हमने जो है इनकॉर्पोरेशन कराया, श्री जी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। बट ये शशिकांत सिंह उस समय स्टडी कर रहे थे। बाद में इन्होंने एमबीए किया और एमबीए 2012 में समाप्त हो रहा था, तभी हमने प्लास्टिक मोल्डिंग इंजेक्शन मशीन का काम शुरू करने की सोची। तमाम इंडस्ट्री में देखने के बाद मुझे प्लास्टिक मोल्डिंग का काम इसलिए समझ में आया कि एक तो ये पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री है, दूसरा आप इस इंडस्ट्री को कहीं भी बैठ करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मॉडल ऐसा है कि अगर आपने ईआरपी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रखा है तो आरएम से लेके प्रोडक्शन, क्वालिटी और सेल, सारी चीजों को आप घर बैठ करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। इस मॉडल को अपना सोचने के बाद, विचार करने के बाद हम लोगों ने इसकी शुरुआत किया। और जैसा कि अभी शशिकांत ने बताया कि 2012 से हमने छोटी सी शुरुआत किया। ये बात सही है कि नौकरी के दौरान तो मुझे अनुभव था, लेकिन टॉप मैनेजमेंट का अनुभव और इंडस्ट्री चलाना दोनों एक अलग चीज है। बहरहाल इन्होंने एमबीए के दौरान शिक्षा प्राप्त किया और करीब साल भर एक इंडस्ट्री में काम किया। फिर प्रोडक्शन जब शुरू हुआ तो उसमें तमाम चैलेंजेस आए, तमाम अपॉर्चुनिटीज आई। उनको अवेल करते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। 2015 में हम लोगों ने मोबाइल असेंबली का काम शुरू किया और उसमें अच्छा रिजल्ट रहा। सर्विस सेक्टर में काम किया और कोरियन कंपनी के साथ काम करीब 5 साल हम लोगों ने किया और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उसमें। हम लोगों ने 2G से शुरू किया, 4G तक पहुंचे और इत्तेफाक से कुछ ऐसे समीकरण बने ग्लोबल इकोनॉमी में, जो चैलेंजेस आए चाइना ताइवान को लेके सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह को, तो इसमें कुछ चाइनीज कंपनी यहाँ इंडिया में काम उन्होंने फैलाया और उनके सेटअप के आगे हम उन्हें compete नहीं कर पाए। तो हमको थोड़ा डाइवर्जन करना पड़ा। हमने मोबाइल असेंबली लाइन को कन्वर्ट किया कूलर असेंबली लाइन को, उस इंफ्रा को हमने चेंज कर दिया। ड्यूरिंग these phases, we felt that we must go and some support system also. सपोर्ट सिस्टम से मेरा मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन से है, क्योंकि प्लास्टिक सेक्टर में जिसका हम काम करते हैं वो निश्चित एक रेट पर हमको काम देते हैं जॉब वर्क में। लेकिन समय के साथ जैसे पीओएल का खर्च बढ़ा, बिजली का खर्च बढ़ा और लेबर की सैलरी बढ़ती गई, बट वो रेट्स नहीं रिवाइज करते। तो हमारे सामने कोई दूसरा चारा नहीं था कि हम बैकवर्ड सपोर्ट सिस्टम को अपना मजबूत करें। और कुछ इधर ये समझ में आया कि डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द होल डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो उसको सोचते हुए हम लोगों ने टूल रूम को विकसित किया।
और टूल रूम में 2 मशीनें डाली। तो इन हाउस टूल रूम हो जाने से हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी काम करने लगे और कुछ बाहर के लोगों के नए मोड्स भी बनाने लगे। धीरे धीरे हमने अपनी क्षमता को इतनी विकसित किया कि हम जो एमएनसीज हैं, बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की, जैसे सिम्फनी है, हैवेल्स हैं, हम इनके नए मोल्ड भी बनाने लगे। और लगभग 22 सिम्फनी के मोल्ड हम लोगों ने बना करके एक्सपोर्ट भी किया। तो हमारा टूल रूम अच्छा खासा वेल इस्टेब्लिश्ड हो गया है। बिल्कुल। इन द मीन टाइम श्री जी ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लाइसेंस दे दिया, क्योंकि जिनका हम काम करते हैं उन्हें जो ग्रेनुअल्स की सप्लाई चाहिए होती है, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी हमने सुनिश्चित की है। बिल्कुल। इसी बीच में हमने जो है इसको पब्लिक लिमिटेड 2023 में 2023 में 10 अक्टूबर 2023 को हम पब्लिक लिमिटेड हो गए। पब्लिक लिमिटेड होने के बाद ये विजन आया दूसरा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि मेक इन इंडिया को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये विजन लिया कि हमारे पास चूंकि फंड्स की कमी है, तो तमाम सोर्सेज से हम आईपीओ की ओर आकर्षित हुए। और हमारे मर्चेंट बैंकर ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया। उन्होंने काफी हमको इसका टेक्निकल नो हाउ समझाया कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। करीब 1.5 साल से हमने अपने अकाउंट्स पर और वर्किंग पर ध्यान दिया। बीच बीच में हमारा इंस्पेक्शन भी होता रहा, लोग आकर के रिकॉर्ड्स वगैरह देखते रहे। तो अब मिला करके हमने प्लास्टिक की एक पूरी साइकिल अपने कंपनी में डेवलप कर दिया है। मसलन अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हैं तो हम उसका, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्री जी DLM, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, तो हम उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की। अब हमारे पास डिजाइन का सेटअप हो गया, मोल्ड हम बना सकते हैं। और हमने एक एंट्री और अपने इंडस्ट्री में किया, एक्सट्रूशन प्लांट लगाया, जो कंपाउंडिंग का काम हम करते हैं। अब हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई नया ग्रेनुअल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं और करते भी हैं। हमें मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और 2 कंपनियों के जो वेल रिप्यूटेड कंपनियां इंडिया में हैं उनकी हमको वेंडरशिप मिल गई है और सैंपल को उन्होंने हमारे ग्रुप कर दिया है। तो अब हम दाना को बना भी सकते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। टूल रूम हमारे पास है और लगभग 13-14 हमारे पास मोल्डिंग मशीन हो गई है। तो हमारे पास पूरी प्लास्टिक प्रोडक्ट की साइकिल है। अब सेकंड फेज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो राइट, बाकी विजन के बारे में शशिकांत बताएंगे कि आगे हम किस तरह से काम करने वाले हैं। राइट, राइट। सो मतलब कंपनी को आपके डाइवर्स बैकग्राउंड का डेफिनेटली एक फायदा भी हुआ है। और मेरा अगला सवाल डीएलएम को लेकर था, जो आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। वरुण जी, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी वेरिएशन है, लाइक 23, 24 एंड 25 के अंदर। तो आप बताएंगे कि 23, 24 में मार्जिन डिक्रीज कैसे हुआ, फिर वापस इंक्रीज हो गया, गोइंग फॉरवर्ड हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यस सर। सर, इसके लिए आपको मेरे रेवेन्यू मिक्स को देखना होगा। अगर आप मेरे हम्म। रेवेन्यू मिक्स को देखेंगे, अभी सर ने जैसे बताया कि हमारे 3 सेगमेंट्स थे। हम्म। अभी जो एग्जिस्ट करते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है जहाँ पे आप ये हाउस होल्ड जो भी आइटम्स हम कूलर्स या वॉशिंग मशीन वगैरह बनाते हैं, और अब हम्म। हम उसमें ग्रेनुअल्स भी बनाने लगे हैं, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो गया। इसके अलावा हम इंपोर्ट करके या यहाँ से परचेज करके और ग्रेनुअल्स की ट्रेडिंग भी करते हैं, तो दूसरा ट्रेडिंग हम्म। वाला है। तीसरा है जो जॉब वर्क था हमारे पास, मोबाइल असेंबली का सर, हम्म। जो कि हुआ करता था। आप अगर देखेंगे तो जॉब वर्क का अराउंड 6 करोड़ 36 लाख का है ये, हम्म। 2023 में। तो हम्म। वहां पे जो जॉब वर्क करने के लिए, जो मोबाइल की असेंबली करने के लिए जो हमारे को इक्विपमेंट चाहिए होते थे, जो असेंबली के इक्विपमेंट होते थे, जो भी असेंबली लाइन होती थी, उसको हमने अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली फील्ड में यूज करना शुरू किया, सेम एसेट्स को और स्पेस को भी, ताकि हम कूलर कई मॉडल बना सके और उसको प्रोड्यूस भी कर सके, सारे मॉडल पूरा। तो वहां पे जब हम यूज करने लगे तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि हमारी जॉब वर्क की जो इनकम है वो घटती हुई चली आई, बिकॉज हम उसको यूज करने लगे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो जब मैन्युफैक्चरिंग जॉब वर्क में प्रॉफिट मार्जिन बेहतर था,
लेकिन वहां पे जब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन की जगह हमारी सेल्स जो है वो बढ़ते चली गई। और आप देखेंगे तो हमारा पैट जो है वो हम्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया सर। और जैसे जैसे हम्म हम इसको यूटिलाइज करते जा रहे हैं उस पूरी इफिशियंसी को, वैसे वैसे वो आगे के सालों में बढ़ते जा रहा है सर। ये कहना चाहिए। ओके सर, अभी जैसे मैं इक्विटी मार्केट देखता हूँ तो लास्ट 1 ईयर से काफी वॉलेटाइल है, ज्यादातर कंपनी के वैल्यूएशन एसएमई सेक्टर में भी काफी क्रैश हुए हैं। और आपने प्रेफरेंशियल रेज किया था 55 रुपीज में, या फिर आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं 99। सो लाइक यस इस 1.5 ईयर के पीरियड में क्या चेंजेस आए हैं जो आपकी वैल्यूएशन काफी पिकअप हो गई है आईपीओ में? सर, जो मेरा प्रेफ इशू हुआ था वो 24 के बिगनिंग में हुआ था सर। हम्म। ईयर हाँ। 2024 के बिगिनिंग में हुआ था। और जो बेसिस लिया गया था उसके इशू का, वो उस समय था हम्म हमारा सेकंड क्वार्टर जो एंड हुआ था वहां तक के हम्म रिजल्ट थे। अभी क्या हम्म है, उसके बाद से देखें कि सर हमने 24 जो क्लोज किया फाइनेंशियल ईयर, तो हमारी यहाँ पे टर्नओवर का इंक्रीज हुआ सर, प्रॉफिट इंक्रीज हम्म हुआ। और दूसरी हम्म चीज अगर आप देखेंगे तो हमने जो टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 जो क्लोज हुआ है वहां अचीव किया है सर, वही हम्म टर्नओवर हमने 3 क्वार्टर्स जो है थर्ड क्वार्टर के एंड में अचीव किया है। और अगर हम्म आप हमारे बिजनेस साइकिल को भी समझेंगे तो जो सेकेंड हाफ होता है वहां पे हमारा टर्नओवर थोड़ा ज्यादा रहेगा, मतलब वहां पे हम्म एक्सपेक्टेड जो है वो ज्यादा है भी रहता है। तो ये है सर बेसिस, जिस वजह से ओके। हम थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं। और मतलब ये सर बेसिस। जैसे आप बोल रहे हैं सेकेंड हाफ के अंदर रिवेन्यू थोड़ा ज्यादा रहता है, तो कुछ जो आपके क्लाइंट बने हुए इनका ऑर्डर बुक होता है, या जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है वैसे वैसे आप लोग सप्लाई सर, करते हो? ऐसा ऐसा है सर कि ये जो पूरा सेटअप है ऐसा है कि ऑर्डर हमारे पास ओपन होते हैं इनके हम्म। पास। ओके। और आप देखेंगे कि सीजन के हिसाब से इस बार मेरी इन्वेंट्री भी अगर देखेंगे तो बढ़ी हुई आपको नजर आएगी हर साल में हम्म ऐसे। तो ऑर्डर बुक हमारे पास ओपन होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो हमें एक ऑर्डर दे देते हैं और उसको हम्म टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं। हम्म डिस्पैच शेड्यूल जो है सर, हम्म वो डिसाइड करती है हमारी जो भी कंपनी कस्टमर्स हैं वो। तो उसमें हम्म होता क्या है, नॉर्मली वो लोग डिस्पैच जो ले रहे होते हैं वो हम्म सेकंड हाफ की तरफ ले रहे होते हैं। जैसे अगर आप कूलर का हम्म देखिए तो कोई भी कूलर मैन्युफैक्चरर जो है वो चाहेगा कि मार्च से पहले वाला जो क्वार्टर है वहां हम्म से अब वो डिस्पैच लेना शुरू करे और सीजन के साथ उसको बेचे। तो ये है हम्म। सर। तो तो वैसे कुछ मैंने हम। जो कहा, एक हम्म, सेकंड सर और लूंगा मैं। हाँ तो हाँ हाँ। उसमें मेरा जो इम्पैक्ट आता है सर, वो हम्म। थर्ड फोर्थ क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर ठीक है। यहाँ पे जो है डिस्पैच चालू रहते हैं, तो डिस्पैच के बेसिस पे है सर। ऑल्दो तो पूरे वैसे साल डिस्पैच लेते हैं हम। तो हमारे पास कुछ अमाउंट रहता है कि इतने करोड़ का हमारे पास ऑर्डर है, या ओपन रहता है उसमें हमें सर, स्पेसिफाई नहीं कर आप, सकते कि? हाँ सर, मैं आपको एक चीज बताऊं। आप हम्म। मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को देखोगे तो अराउंड 180% हम आज के डेट में यूज कर रहे हैं। तो ओके सर। ऑर्डर तो हमारे पास जो है इतना है कि हम्म हम उसको मतलब प्रोड्यूस करने के लिए अपनी सब यूनिटों की मदद, मतलब दूसरे जो भी वेंडर्स हैं उनकी मदद ले रहे हैं। ऐसा हम्म है सर। तो ऑर्डर तो हम्म ओपन रहता है हमारे पास, ऑर्डर की कोई मतलब दिक्कत नहीं होती। हम्म। और सर जो आप अपना आईपीओ का पैसा यूज करेंगे, इसका मेन यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कहाँ कहाँ पर लगेगा? सर, जैसा हमने डीआरएसपी में डिस्क्लोज किया है और अभी हमारी आपकी बात जैसे हुई, मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास एक तो स्पेस का यूटिलाइजेशन है जो हो हम्म। चुका है। जिस वजह से मैं आपको एक चीज अपडेट करना चाहूंगा कि जो जॉब वर्क का बिजनेस है सर, उसको, वो हमारे पास से गया नहीं है, हमने पोस्टपोन्ड किया है। जस्ट अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डाइवर्सिफाई किया है, अब दूसरी तरफ लगा दिया है डाइवर्ट करके अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये हम यूज करने वाले हैं नए प्लांट को बनाने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी लैंड अलॉटेड है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के थ्रू, और वहां से, और एक लैंड अभी हमारे को आरएसपी के दरमियान एक और लैंड अलॉट हुई है सर। तो हम जो पहली लैंड थी उस पे बिल्डिंग बनाएंगे और उसके बाद हम मशीनें लेंगे सर, ताकि जो हमारी, मतलब सिंपल आप ऐसे समझें कि हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जहां हम चाहते हैं कि जो 180% हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सर, तो 80% का जो हमारा एक्सेस जो हम किसी और से काम करा रहे हैं वो कल हम अपने यहाँ कर पाए, ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन हमारे को ज्यादा मिले। ऑल्दो हो सकता है कि सेल उतना ही रहे सर, क्योंकि फिनिश गुड्स जो है
वो तो हम कूलर ही बेच रहे हैं, तो स्पेस बढ़ेगा, वो उस प्रोपोर्शन में हमारा बढ़ते चला जाएगा, बट हमारा प्रॉफिट मार्जिन उससे बड़ा पॉजिटिव बढ़ेगा सर। इसमें ये भी है कि सेल्स भी बढ़ेगी, क्योंकि जो हमने अगर आप हमारे आईपीओ को देखेंगे सर, डीआरएसपी में, आरएसपी में, तो दो उसके वो हैं मेन फैक्टर्स। जो मेजर फैक्टर है सर वो मशीनरी को लेके एक्सपेंड करने का है, और दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बिल्ड करने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए है। तो जो फैक्ट्री बनाने के लिए पार्ट है वो तो जो वरुण जी ने कहा वहां तक वो रहेगा, बट चूंकि स्पेस भी बढ़ेगा और मशीनें हम ज्यादा ऐड कर रहे हैं, तो मशीनों को ऐड करने से हमें एक दो तीन कस्टमर्स हम और ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ऑफ लेट ये जो देखा है सर कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो मेजर टॉप 3-4 कस्टमर्स जो हमारे हैं उन पे बहुत ज्यादा हो गई है। तो एक स्ट्रेटजी, डबल प्रोंग स्ट्रेटजी एक ये रहेगी सर कि जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको तो मैं साथ में लेके चल ही रहा हूं, जहां उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ और कस्टमर्स को ऐड करूंगा, एक दो नए सेगमेंट्स ऐड करूंगा, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन वो दोनों होंगे। तो मैं दो मशीनें तो इमीडिएटली जहां पे मेरी जगह है वहां पे थोड़ी सी शिफ्ट करके इधर उधर जगह बना के उसमें एडजस्ट करूंगा, सो दैट कि मेरी ग्रोथ जो है, वो सेल्स जो है वो स्टार्ट हो जाए बढ़नी, और वो जो 80% का गैप, एक्सेस गैप वरुण जी ने बताया, उसको कम करके मैं थोड़ा सा 60% पे ले आऊं। तो वो डबल वो रहेगा, एक उधर से मैं कम करूंगा और इधर से दो दो चार कस्टमर ऐड करूंगा, सो दैट कि मेरी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए, इन द मीन टाइम जब तक मेरी वो नई फैसिलिटी स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल। तो वो एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है आपकी सर। अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो कंपनी का करंट रेवेन्यू स्प्लिट है, ज्योग्राफी वाइज हो गया या प्रोडक्ट वाइज हो गया, क्या आप उससे कंफर्टेबल है, या कंपनी का फोकस आप कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगले 3 से 5 सालों में बदलना चाहते हैं? हाँ सर, इसमें एक्चुअली सेटिस्फाइड तो आदमी, धंधे वाला आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता सर। जिस दिन सेटिस्फाइड हो गया तो उसका ग्राफ फिर नीचे चला आना शुरू हो जाता है। राइट। तो सेटिस्फैक्शन तो कभी नहीं रहता है। बट हाँ, जो एज अ स्ट्रेटजी मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये जो एसएमई का आईपीओ हम लोग ला रहे हैं बीएससी में, ये एक छोटे सपने की शुरुआत है। बड़े सपने में तब्दील करने के लिए इसको हम मेन बोर्ड आईपीओ पे जिस दिन कन्वर्ट करेंगे, तो मेन बोर्ड आईपीओ में कन्वर्जन के लिए हमने कई सारी चीजें सोची हुई हैं सर, जिसमें ये पहला कदम है जहां हम कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे, मगर साइमल्टेनियसली अपनी चीज को कंसोलिडेट भी करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे जो पीयर कंपनीज हैं इस सेगमेंट में, मैंने उनको दो चार नाम लिए, आप एचपी में अगर देखेंगे तो अंबर है, पीजी है, तो ये लोग, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, इन लोगों का अगर आप गूगल करेंगे कि विच इज द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर मोबाइल, फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, बेस्ट, तो गूगल पे पहला नाम आएगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। फिर आप गूगल करेंगे कि भाई विच इज द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर एयर कंडीशनर्स, अंबर का नाम आ जाएगा। सिमिलरली इस लाइन पे श्रीजी को हम बनाना चाहते हैं कि अगर कोई नया मैन्युफैक्चरर आए और वो खोजे कि भाई एयर कूलर्स या वॉशिंग मशीन बनाने के लिए सबसे अच्छी कंपनी इंडिया में कौन है, तो पहला नाम जो है वो श्रीजी का है। विजन अभी ये है, और इस दिशा में ही हम लोग अपने जो कोर स्ट्रेंथ्स हैं उन्हीं को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उन्हीं को बहुत ज्यादा इधर उधर की मैं ज्योग्राफिकली एक्सपेंड करता जाऊं, यहाँ भी जा रहा हूँ, चेन्नई भी जा रहा हूँ, उत्तरांचल भी जा रहा हूँ, या जहां भी मौका मिल रहा वहां, ऐसी कोई वो नहीं है। जहां है वहां कदम जमा के रखें, सो दैट कि जो हम आगे अगला कदम बढ़ाएं वो संभला हुआ ही ना हो बल्कि बढ़ा हुआ भी हो। बिल्कुल। तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। सर, इंटरव्यू क्लोज करें उससे पहले आप या सुचित्रा मैम, आप अगर संक्षिप्त में बता पाए कि कंपनी को लेके अगले 3 से 5 साल का आपका विजन क्या है? विजन का ऐसा है सर, जैसे एमडी सर ने बोला कि हमारा दोनों स्ट्रैटेजी रहेगा। एक्सपेंशन का बेसिकली रहेगा, कैपेसिटी इंक्रीज करने का, और दूसरा हमारा जो है बैकवर्ड लिंकेज, ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसका है, तो हमारा टूल रूम और पॉलीमॉस
पॉलीमर्स जो हमारी एक्सट्रूजन बेस्ड पॉलीमर कंपाउंडिंग की ब्रांड है उसका रहेगा। तो ये दोनों वर्टिकल भी हम डेवलप करना चाहेंगे। तो वॉल्यूम बेस्ड काम तो है ही, वैल्यू बेस्ड को भी बढ़ाना है। तो मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इन दोनों वर्टिकल्स पे भी काम करेंगे, ताकि इन दोनों वर्टिकल्स में ऐसा है कि कम वॉल्यूम में भी हमें ज्यादा आरओआई ज्यादा है इसका। क्योंकि और प्लास्टिक मोल्डिंग तो हमारा है ही, वी आर इंक्रीजिंग कैपेसिटी गोइंग फ्रॉम 11 मशीन्स करेंटली टू 14 और 15। एंड स्पेस वाइज भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारे आरएचपी में भी हमने मेंशन किया, हमें लकीली एक और प्लॉट अलॉट हुआ है which is much bigger, and we'll be investing in that also. And ultimate goal is to go for the main board listing. बिल्कुल। और शशिकांत सर, अगर आपके पास एक और मिनट है तो मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे इंट्रोडक्टरी। तो सर, ये बताइए कि आपके बिजनेस के लिए और आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रिस्क और चैलेंजेस आप देखते हैं? देखिए सर, अगर देखें हम तो जो रिस्क है वो बेसिकली हमने जो आरएसपी में भी मेंशन है, अगर आप देखोगे तो जो रिस्क पूरे बिजनेस के लिए हैं वो रिस्क हमारे ऊपर भी अप्लाई होते हैं। बट वो रिस्क थोड़ी सी कम मात्रा में इसलिए है कि हमारा जो काम है वो सर बी टू बी ज्यादा है, और ओईएम ओडीएम वाले मॉडल पे हम ज्यादा काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर कंज्यूमर अप्लायंसेस की डिमांड में कमी आ रही है, या अभी भी आपने पीछे देखा होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा सा मंदी आई हुई थी, तो जिस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर में कमी आती है तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में चले जाते हैं, और अप्लायंसेस में चले जाते हैं। तो हम किसी दूसरे सेक्टर में किसी जो सेगमेंट उस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, अगर धंधे में सेगमेंट में कोई एक सेगमेंट नीचे जा रहा है तो दूसरा हमेशा ऊपर जा रहा होता है। तो एक वो चीज होती है, वो रिस्क को हम अपने अवॉइड कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं थोड़ा सा, तो उसमें कमी आ जाती है। रिस्क तो धंधे में आप ये समझो कि बिजनेस में हमेशा रिस्क तो रहेगा ही। और आप ये देखो, कैपिटल मार्केट में पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड का ही गेम है। बिल्कुल। ठीक है, तो जो रिस्क लेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। राइट, राइट। हम भी थोड़ा बहुत रिस्क, ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और मार्केट की जो रिस्क है वो हमारे ऊपर भी अप्लाई होते हैं। अभी मान लीजिए ट्रम्प साहब ने कुछ टैरिफ लगा दिए हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो उसके वो ऐसा नहीं है कि हम उससे अछूते हैं, उसका फर्क ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमेशा हमारे ऊपर भी रहेगा। जो अब अभी तक मान लीजिए जैसे कूलर सेगमेंट था, तो कूलर में इट वॉज फ्री फ्रॉम बीआईएस लाइसेंसेस, बट 1 अप्रैल से जो है वो बीआईएस अप्लाई कर दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो अब गवर्नमेंट ने बीआईएस ले दिया, तो अभी सभी कूलर कंपनीज को बीआईएस लेना मैंडेटरी हो गया है। हमने भी अप्लाई किया, हमें अप्लाई मिल गया है। तो इस तरह की जो चीजें, सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस, कंडीशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते रहते हैं, वो रिस्क हमेशा रहते हैं। आप देखिए, जो ये नोटबंदी वगैरह था, जीएसटी का एप्लीकेशन, ये सब रिस्क आए थे, और ये कोविड का टाइम था, ये ऐसे जनरल रिस्क हैं जो सभी को इम्पैक्ट करते हैं। और हमें इनफैक्ट अगर आप सीजी की बुक्स को देखेंगे तो ये जो क्राइसिस सिचुएशंस रही या रिस्क फैक्टर्स जिसको आप बोल रहे हैं, जो चैलेंजेस भी बोल सकते हो आप इसको, राइट। उन चैलेंजिंग टाइम्स में श्री जी ने बेटर परफॉर्म किया है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रेशर जब आता है तो हम लोग बेटर परफॉर्मर्स हो जाते हैं। वो राहुल द्रविड़ की स्टाइल में गेम होता है अपना, तो थोड़ा सा सेफ भी रहता है, थोड़ा अग्रेसिव भी रहता है, और कंसोलिडेट करके हम लोग चीजों को आगे बढ़ते हैं। पीछे मैंने अपने लिए इसीलिए बताया कि हम पहले यहाँ पैर जमा लेंगे, उसके बाद ही ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे। तो एक तो रिस्क को खत्म करने का, चैलेंजेस को ओवरकम करने का ये स्ट्रेटजी हमेशा रहता है। थोड़ा सा हम लोग उसको कह सकते हो कि प्रिवेंशन में जाते हैं। अगर वो चीज दिखाई दे रही है कि हाँ अभी आने वाला टाइम थोड़ा सा, अब मान लीजिए कि हमारे लिए जून जुलाई अगस्त थोड़े से लीन सीजन रहते हैं, क्योंकि समर बेस्ड प्रोडक्ट कूलर है, तो वो समर बेस्ड जो है कूलर की सेल्स में ऑब्वियसली डिक्लाइन आ जाता है, वो उसका लीन सीजन होता है। तो उस टाइम पे हमने एक सेगमेंट पकड़ रखा है वॉशिंग मशीन का।
आप देखेंगे कि बरसात में जो है महिलाएं कपड़ा सुखाती हैं तो उनको सूखे, तो उस टाइम पे वॉशिंग मशीन की सेल्स और डिमांड जो है वो ज्यादा रहती है। तो द मोमेंट इधर कूलर का कम होता है, हमारा वॉशिंग मशीन का सेल्स स्टार्ट हो जाता है। तो हमने कुछ अपना प्रोडक्ट मिक्स ऐसा बनाया हुआ है कि बैलेंस्ड रहे, मार्केट में जो चीजें रहे वो सेगमेंटेशन, इसीलिए मैंने कहा इलेक्ट्रिकल सेगमेंट है हमारा, एमसीवी एमसीसीबी स्विचेस का, वो हमेशा चलता रहता है, 12 महीने का धंधा है। तो उसको एक 20% का पोर्टफोलियो उसको दे दिया है कि भाई ये हमेशा जो है चलता है। तो इस तरीके से अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए हमने काफी सारा प्रोडक्ट मिक्स में और कस्टमर मिक्स में डाइवर्सिफिकेशन की यही बात की। ऑफ लेट पिछले 3 सालों में हमारी डिपेंडेंसी टॉप 3 कस्टमर्स पे ज्यादा हो गई है, इसको हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसी दिशा में हम लोग काम अपना शुरू कर दिया और मोस्ट प्रोबेबली इस क्वार्टर एंड तक हम लोग उसको भी काफी हद तक उस चैलेंज को भी हटा लेंगे। बिल्कुल। तो मतलब एक प्रोएक्टिव तरीके से आपने उसको आइडेंटिफाई करके उसको मिटिगेट करने का भी प्लान बना दिया है, और आपके प्रोडक्ट मिक्स और इंडस्ट्री जो डाइवर्सिटी है उससे भी आपको काफी फायदा मिलता है। थैंक यू वेरी मच, पूरी पैनल का आपने समय दिया और विस्तार से आपकी कंपनी के बारे में बताया। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत 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 धन्यवाद थैंक यू। शंभू जी, आपका थैंक यू सर।